नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का तीसरा टॉपिक राजस्थान की कला व संस्कृति। दोस्तों आओ शुरू करते हैं टॉपिक। मित्रों, कला और संस्कृति से मतलब ये होता है कि राजस्थान में कौन कौन सी कलाएं हैं और कैसा रहन सहन है, कैसी वेशभूषा है, कौन कौन से लोक नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं, कैसी चित्रकला है और किस प्रकार की यहाँ संस्कृति है। इन सभी को संस्कृति कहा जाता है और कला कहा जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आओ शुरू करते हैं। राजस्थान को सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के समृद्ध प्रदेशों में गिना जाता है। संस्कृति एक विशाल सागर है जिसे संपूर्ण रूप से लिखना संभव नहीं है। संस्कृति तो गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, चौपाल, चबूतरे, महल प्रासादों में ही नहीं, वह तो घर घर जन जन में समाई हुई है। राजस्थान की संस्कृति का स्वरूप रजवाड़ों और सामंती व्यवस्था में देखा जा सकता है। फिर भी इसके वास्तविक रूप को बचाए रखने का श्रेय ग्रामीण अंचल को ही जाता है, जहां आज भी यह संस्कृति जीवित है। मित्रों, गाँव में आज भी ये संस्कृति मौजूद है, लेकिन शहरों में संस्कृति धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। उसके बाद देखते हैं। संस्कृति में साहित्य और संगीत के अतिरिक्त कला कौशल, शिल्प, महल, मंदिर, किले, झोंपड़ियों का भी अध्ययन किया जाता है, जो हमारे संस्कृति के दर्पण हैं। हमारी पोशाक, त्यौहार, रहन सहन, खान पान, तहजीब तमीज़ सभी संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। थोड़े से शब्दों में कहा जाए तो जो मनुष्य को मनुष्य बनाती है वह संस्कृति है। मित्रों, मारवाड़ी में एक कहावत है कि संस्कृति बिने कहवे है जबकि मिनक में मिनक पुण लावे, यानी मनुष्य को मनुष्य बनाने वाली जो वस्तु है वो संस्कृति है। ऐतिहासिक काल में राजस्थान में कई राजपूत वंशों का शासन रहा है। यहाँ सभी शासकों ने अपने राज्य की राजनीतिक एकता के साथ साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक उन्नति में योगदान दिया है। 11वीं शताब्दी में उत्तर पश्चिम से आने वाली आक्रमणकारी जातियों ने इसे नष्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, जो 11वीं शताब्दी में जो आक्रमण हुआ था मोहम्मद गजनवी का हुआ, और इसके अलावा ज़्यादातर मुस्लिम आक्रांत थे और उनका आक्रमण हमेशा उत्तरी पश्चिमी सीमा से ही हुआ है, क्योंकि भारत के 2 और जल हैं। एक साइड अरब सागर है, दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी, एक और हिमालय है उत्तर में। लेकिन जो पश्चिमी सीमा है मित्रों, यहाँ से हमेशा आक्रमण होते रहे हैं। सबसे पहले दाहिर सेन ने आक्रमण किया था मित्रों 712 ईस्वी में। उसके बाद फिर आक्रमण होते रहे महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी इत्यादि के। परंतु निरंतर संघर्ष के वातावरण में भी यहाँ साहित्य कला की प्रगति अनवरत रही। मध्यकाल में राजपूत शासकों के मुगलों के साथ वैवाहिक और मैत्री संबंधों से दोनों जातियों में सांस्कृतिक समन्वय और मेल मिलाप रहा। मित्रों, जो वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए मुगलों से राजपूतों के, तो सबसे पहला वैवाहिक संबंध स्थापित किया था बारमल ने किया था, आमेर के शासक। फिर धीरे धीरे राजस्थान की अन्य रियासतें जैसे जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह, बीकानेर के कल्याणमल इत्यादि सभी रियासतों ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, सिवाय मेवाड़ को छोड़ गए, जिससे कला साहित्य में विविधता और नवीनता का संचार हुआ और सांझी संस्कृति का निर्माण हुआ। मित्रों, सांझी संस्कृति का मतलब यही है कि जो राजपूत संस्कृति थी तो उनमें जो संबंध स्थापित होते हैं मुगलों से, जो मिक्स संस्कृति होती है राजपूतों की और मुगलों की, उसे सांझी संस्कृति कहा जाता है। अब पढ़ेंगे सांझी संस्कृति। राजस्थान के भूभाग पर आक्रमण और युद्धों का दौर लंबे समय तक चलता रहा। राजस्थानी जनजीवन में समन्वय और उदारता के गुणों ने सांझी संस्कृति को पनपने का अवसर प्रदान किया। धार्मिक सहिष्णुता के परिणाम स्वरूप अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में हिंदू मुस्लिम एकता के दर्शन होते हैं। मित्रों, जो ख्वाजा साहब की दरगाह है, यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों लोग यहाँ मत्था टेकने आते हैं।
जहाँ सभी धर्म के अनुयायी एकत्र होकर इबादत करते हैं, प्रार्थना करते हैं। लोक देवता गोगा जी, गोगा जी को भी हिंदू और मुसलमान समान रूप से पूजते हैं। जो मुसलमान हैं जाहिर पीर के नाम से पूजते हैं और हिंदू गोगा जी के नाम से। इसी तरह रामदेव जी को मुसलमान रामसा पीर के नाम से पूजते हैं, हिंदू रामदेव जी के नाम से। पर दोस्तों एक ही है, आप इसमें कुछ भी कहो, गोगा जी और रामदेव जी हो गए। के समाधि स्थल पर सभी धर्म के अनुयायी अपनी आस्था रखकर सांप्रदायिक सद्भावना का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। राजस्थान के सामाजिक जीवन यथा खान पान, रहन सहन, आमोद प्रमोद और रस्मों रिवाजों में सर्वत्र हिंदू मुस्लिम संस्कृति का समन्वय हुआ है। भोजन में अकबरी जलेबी, ये मित्रों अकबरी जलेबी है, अकबर के समय आई थी। खुरासनी खिचड़ी, दोस्तों जो खुरासन है ये अफ़गानिस्तान में पड़ता है वर्तमान। बाबर बड़ी, पकौड़ी और मुंगोड़ी का प्रचलन मुगली प्रभाव से खूब पनपा है। परिधानों में मलमल, मखमल, नौरंगशाही, बहादुरशाही कपड़ों का प्रयोग हुआ है। आमोद प्रमोद में पतंगबाजी, कबूतरबाजी मुग़ल काल से प्रचलित हुई है। पतंगबाजी तब हम करते हैं, ये भी मुग़ल काल से ही। दोस्तों कबूतरबाजी में ये होता था कि कबूतरों का कंपटीशन होता था। ये जो मुग़ल शासक थे कबूतर उड़ाते थे, अब नहीं देखने को मिलता वर्तमान में। स्थापत्य कला में हिंदू मुस्लिम शैलियों का सम्मिश्रण सांझी संस्कृति का उदाहरण है। यहाँ के राजा महाराजाओं ने मुगली प्रभाव से स्थापत्य निर्माण में संगमरमर का प्रयोग किया है। गैलरियों, फव्वारों, छोटे बागों को महत्व दिया। दीवारों पर बेल बूटे के काम को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट देखते हैं। चित्रकला की विभिन्न शैलियों में मुग़ल शैली का प्रभाव सर्वत्र देखा जाता है। मित्रों जो मुग़ल शैली का प्रभाव पूरे भारत में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जो मुग़ल शासन है लगभग संपूर्ण भारत पर मुग़लों का अधिकार होता है, तो धीरे धीरे प्रभाव हो जाता है यहाँ। अतः कहा जा सकता है कि राजस्थान की कला व संस्कृति में सांझी संस्कृति के वे सभी तत्व मौजूद हैं जो अपने मूलभूत स्वरूप को बनाए रखते हुए नवीनता, ग्रहणशीलता, सहिष्णुता और समन्वय को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों उसके बाद है मध्यकालीन साहित्यिक उपलब्धियाँ। राजस्थान में साहित्य प्रारंभ में संस्कृत व प्राकृत भाषा में रचा गया। संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, इसलिए संस्कृत में सबसे पहले साहित्य मिलता है, फिर उसके बाद प्राकृत भाषा आई। मध्य युग के प्रारंभ काल में अपभ्रंश और उससे जनित मरुभाषा और स्थानीय बोलियाँ, तो जो अपभ्रंश भाषा है बहुत प्राचीन है, और फिर मरुभाषा उसके बाद बनी, और फिर स्थानीय बोलियाँ जैसे मारवाड़ी हो गई, मेवाड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी, बागड़ी में साहित्य की रचना होती रही। परंतु इस काल में संस्कृत साहित्य अपनी प्रगति करता रहा। संस्कृत साहित्य मित्रों, संस्कृत साहित्य ऐसा साहित्य जो संस्कृत भाषा में लिखा जाता है और पढ़ा जाता है, वो संस्कृत साहित्य कहलाता है। राजपूताना के विद्या अनुरागी शासकों, राज्य आश्रय प्राप्त विद्वानों ने संस्कृति का सर्जन किया है। शिलालेखों, प्रशस्तियों, वंशावलियों के लेखन में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान, संगीत प्रेमी और विद्वानों के आश्रयदाता शासक थे। विद्वान से आश्रय यहाँ खुद लेखक थे और बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। संगीत प्रेमी, संगीत को बढ़ावा दिया, और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान थे, विद्वानों का आश्रयदाता। इन्होंने संगीत राज, सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया को गीत गोविंद की टीका भी कहा जाता है, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की। दोस्तों अपने को महाराणा कुंभा ने जो ग्रंथ लिखे, इनके नाम याद रखने सभी के सभी। इनमें से सवाल ऐसे पूछा जाता है कि 3 ग्रंथ इनके दे देंगे, जैसे संगीत राज दे दिया, सूड प्रबंध दे दिया, संगीत मीमांसा दे दिया, चौथा कोई दूसरा किसी और विद्वान का ग्रंथ दे देंगे, और ये पूछ लेंगे कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है, तो आपको याद होना चाहिए बिल्कुल।
इनके आश्रित विद्वान मंडन ने शिल्प शास्त्र से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की। मित्रों, मंडन महाराणा कुंभा के दरबार के बहुत विद्वान हुए हैं। इनका नाम भी रखना है। सवाल पूछा जाता है कि मंडन किस शासक के दरबारी कवि थे, तो मंडन के, जिनमें देवमूर्ति प्रकरण, राजवल्लभ, रूप मंडन, प्रसाद मंडन महत्वपूर्ण कुंभाकालीन चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ प्रशस्ति कुंभलगढ़ की रचना की। तो ये मंडन की रचनाएं आपको याद रखनी है, आप इनको नोट कर सकते हैं। और मित्रों, आप नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि जो राजस्थान अध्ययन की ये पुस्तकें हैं दोस्तों को, जो प्राचीन एनसीईआरटी का सिलेबस था कक्षा 9 से 12वीं तक, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं दोस्तों। हम गाइडों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन गाइडों में इतना कुछ है नहीं। राणा जगत सिंह और राज सिंह के दरबार में बाबू भट्ट तथा रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान थे। तो आपको इन विद्वानों के नाम याद रखने हैं, बाबू भट्ट, रणछोड़ भट्ट, जिन्होंने क्रमशः जगन्नाथ प्रशस्ति, तो जगन्नाथ प्रशस्ति की रचना बाबू भट्ट ने की और राज सिंह प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की रचनाएं की। ये दोनों प्रशस्तियां मेवाड़ के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। आमेर जयपुर के महाराजा मानसिंह, सवाई जय सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह। मित्रों, जसवंत सिंह वही है जो औरंगजेब के काल में हुए हैं, और इनकी मृत्यु होने के बाद मारवाड़ रियासत को खालसा घोषित किया जाता है। फिर वीर दुर्गादास के नेतृत्व में राठौड़ों ने युद्ध लड़ा और अजीत सिंह को वापस सत्ता दिलाई थी। अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ, इन्हें बिसलदेव भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय, बीकानेर के राय सिंह और अनूप सिंह संस्कृत के विद्वान और विद्वानों के आश्रय के दाता शासक थे। दोस्तों, कितने विद्वान शासक हुए, खुद भी विद्वान थे और विद्वानों को आश्रय भी दिया। अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण करवाकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया। विग्रहराज चतुर्थ ने हरिकेली नाटक लिखा। दोस्तों, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। विग्रहराज चतुर्थ, हरिकेली नाटक। और पृथ्वीराज के कवि जैनक ने पृथ्वीराज विजय नामक काव्य के रचयिता थे। तो आपको ये भी नोट करना है। आगे देखते हैं। प्रतापगढ़ के दरबारी पंडित, मित्र प्रताप सिंह है, प्रतापगढ़ नहीं। प्रताप सिंह के दरबारी पंडित जयदेव का हरि विजय नाटक तथा गंगाराम भट्ट का हरिभूषण इस काल की प्रसिद्ध रचना है। ये भी नोट करना आपको। मारवाड़ के जसवंत सिंह ने संस्कृत में भाषा भूषण और आनंद विलास नामक श्रेष्ठ ग्रंथ लिखे। देखिए दोस्तों, ये फैक्ट गाइडों में नहीं मिलते हैं, कितने शानदार फैक्ट दे रखे हैं। जोधपुर के मान सिंह ने नाथ चरित्र नामक ग्रंथ लिखा, जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ महामंदिर में होती है। नाथ संप्रदाय को बढ़ावा मान सिंह ने दिया था। मान सिंह को पुस्तकों से इतना प्रेम था कि इन्होंने काशी, नेपाल आदि से संस्कृत के अनेक ग्रंथ मंगवाकर, दोस्तों जो काशी है वर्तमान में ये वाराणसी है, पहले इसको बनारस बोलते थे, जहाँ से हमारे नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ते हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी या काशी। अनेक ग्रंथ मंगवाकर अपने पुस्तकालय में सुरक्षित रखे। आज ये पुस्तकालय मानसिंह पुस्तक प्रकाश शोध केंद्र के रूप में विख्यात है। फिर देखते हैं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी साहित्य यानी जो राजस्थानी भाषा में जो साहित्य लिखा गया है वो राजस्थानी साहित्य कहलाता है। राजस्थानी समस्त राजस्थान की भाषा रही है, जिसके अंतर्गत मेवाड़ी, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी, मालवी, मेवाती आदि बोलियाँ आती हैं। दोस्तों, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में, मेवाड़ क्षेत्र में, ये मारवाड़ क्षेत्र में, जयपुर क्षेत्र में ढूंढाड़ी, हाड़ौती ये कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है, बागड़ी ये डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, इसको बागड़ी बोलते हैं। मालवी जो एमपी से जो सीमा टच है वो या मालवी बोलते हैं। और मेवात जो अलवर वाले क्षेत्र के अंदर है, या मेव मुसलमान मेवाती भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ हरियाणा भी आएगा इसमें। इस भाषा में जैन शैली, चारण शैली, संत शैली और लोक शैली में साहित्य का सर्जन हुआ है।
अब देखते हैं जैन शैली का साहित्य। जैन शैली का साहित्य जैन धर्म से संबंधित है। इस साहित्य में शांत रस की प्रधानता है। हेमचंद्र सूरी 11वीं सदी का। देसी नाममाला, शब्द अनुशासन, ये मित्रों आपको ये याद रखने इनके नाम। देसी नामशाला, शब्द अनुशासन। ऋषिवर्धन सूरी का नल दमयंती रास। धर्म समुद्रगणी का रात्रि भोजन रास। कितने शानदार फैक्ट हैं। फिर इसके अलावा है हेमचंद्र सूरी का गोरा बादल चौपाई प्रमुख साहित्य है। अब देखते हैं चारण शैली का साहित्य। दोस्तों, जो राजस्थान में ज़्यादातर राजपूत शासकों के समय जो साहित्य का प्रयोग हुआ है वो चारण शैली का साहित्य है। राजपूत युग के शौर्य तथा जनजीवन की झांकी इसी साहित्य की देन है। इसमें वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता रही है। चारण शैली में रास, ख्यात, दुआ आदि में गद्य पद्य रचनाएं हुई है। बादर डाडी करत वीर भावण, ये आपको याद रखना, वीर भायण, इसकी रचना बादर डाडी ने करी। चारण शैली की प्रारंभिक रचना है। चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, आपने चंद बरदाई का नाम सुना होगा। जब पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इन पृथ्वीराज चौहान को और चंद बरदाई को गिरफ्तार करके वहाँ गौर प्रदेश ले जाया जाता है और मुणत नैणसी की नैणश्री ख्यात, बांकीदास की बांकीदासरी ख्यात और दयालदास की ख्यात, एक गार्डन शिवदास की अचलदास खींची वचनी का। दोस्तों, जो अचलदास खींची, ये जो खींची राजवंश झालावाड़ क्षेत्र में था, गागरोण में, जिनमें राजस्थान के इतिहास की झलक मिलती है। दोवा छंद में ढोला मारू का दुआ, ये जो ढोला मारू की कथा है मित्रों, ये भी झालावाड़ की है। सजनरा दुआ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनके अतिरिक्त दूरसा आडा का नाम भी विशिष्ट उल्लेखनीय है। वह है हिंदू संस्कृति और शौर्य का प्रशंसक। एक मिनट रुकना मित्रों। और संस्कृति और शौर्य का प्रशंसक, भारतीय एकता का भक्त था। बीकानेर नरेश कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज राठौड़। दोस्तों, एक राय सिंह हुए इनके पुत्र कल्याणमल के, और राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ ये दोनों भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ विद्वान थे। इन्होंने वैली कृष्ण रुक्मणी पुस्तक लिखी है, नामक ग्रंथ की रचना की, जो राजस्थानी साहित्य का ग्रंथ माना जाता है। इन गुणों की ध्वनि इनके गीतों, छंदों, जुलका, दोहा में स्पष्ट सुनाई देती है। सूर्यमल मिश्रण आधुनिक काल का महाकवि था और बूंदी राज्य का आश्रित कवि था। इसने वंश भास्कर, वीर सतसई जैसी उल्लेखनीय कृतियों की रचना की। आपको इनके ग्रंथों का नाम याद रखने, एक तो है वंश भास्कर, दूसरा वीर सतसई। फिर देखते हैं संत साहित्य। दोस्तों, संत साहित्य से आशय ये है कि राजस्थान में जितने भी संत हुए, उन्होंने जो साहित्य लिखा है वो संत साहित्य कहलाता है। राजस्थान के जनमानस को प्रभावित करने वाला संत साहित्य बड़ा मार्मिक है। मार्मिक का से मर्म से यहाँ संतों ने अपने अनुभवों को भजनों द्वारा नैतिकता, व्यवहारिकता को सरलता से जनमानस में प्रसारित किया है। ऐसे संतों में मल्लीनाथ जी बाड़मेर के थे, जाम्बो जी विष्णु संप्रदाय की स्थापना करी, जसनाथ जी ने जसनाती संप्रदाय, दादू की वाणी, मीरा की पदावली और नरसिंह जी रोमायरो, और रामचरण जी की वाणी। मित्रों, रामचरण जी ने 4 शाखाएं स्थापित करी है संपूर्ण राजस्थान में। एक शाहपुरा भीलवाड़ा में, दूसरी रैण नागौर में, तीसरी सिंगथल बीकानेर और चौथी खेड़ापा जोधपुर में। आदि संत साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं। फिर लोक साहित्य देखते हैं। लोक साहित्य में लोकगीत, लोक गाथाएँ, प्रेम गाथाएँ, लोक नाट्य, पहेलियाँ, फड़ें, कहावतें सम्मिलित हैं। राजस्थान में फड़ बहुत प्रसिद्ध हैं। फड़ चित्रण वस्त्र पर किया जाता है, जिसके माध्यम से किसी ऐतिहासिक घटना अथवा पौराणिक कथा
का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फड़ में अधिकतर लोक देवताओं यथा पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी इत्यादि के जीवन की घटनाओं और चमत्कारों का चित्रण होता है। बिल्कुल मित्रों, फिर देखते हैं। फड़ का उपयोग चारण भोपे करते हैं। राजस्थान में शाहपुरा भीलवाड़ा की फड़ प्रसिद्ध है दोस्तों। ये राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई हुई है। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी ने फड़ चित्रण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में सहयोग किया है। इस कार्य हेतु भारत सरकार ने उसे पद्म श्री की उपाधि दी है। दोस्तों, आपको श्रीलाल जोशी का नाम याद रखना है। भीलवाड़ा के फड़ चित्रण में इनका नाम उल्लेखनीय है और भारत सरकार ने पद्म श्री से नवाजा है। मित्रों, जो ये पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये पुरस्कारों की श्रेणी होती है। जो सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार होता है वो मित्रों भारत रत्न होता है। जो पहली रैंकिंग है भारत रत्न की, भारत रत्न। फिर दूसरी है पद्म विभूषण। ये आपको क्रम पूछ सकते हैं, ये जो करंट अफेयर वाले सवालों में। फिर आता है पद्म भूषण, और जो चौथे नंबर का पुरस्कार है पद्म श्री। मित्रों, इनका बहुत महत्व है पुरस्कारों का, तो आपको याद रखना है इनका क्रम। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। जो श्रीलाल जोशी को पद्म श्री से नवाजा गया है। इनमें पाबूजी रिफड़, देवजी रिफड़, तीज, गणगौर, शादी संस्कारों, मेलों आदि पर गाए जाने वाले लोकगीत आते हैं। फिर देखते हैं हम अब दोस्तों स्थापत्य कला देखेंगे। स्थापत्य कला से आशय राजस्थान में जितने भी भवन निर्माण हुए, चाहे वो महलों का निर्माण हो, चाहे वो हवेलियों का निर्माण हुआ हो या दुर्ग का निर्माण हुआ हो, ये सारी स्थापत्य कला कहलाती है। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना स्वतंत्र स्थान है। मध्ययुगीन राजस्थान के स्थापत्य में राजप्रासाद, मंदिरों, दुर्गों का निर्माण महत्वपूर्ण है। इस युग में स्थापत्य कला की एक विशेष शैली का विकास हुआ जिसे हिंदू स्थापत्य शैली कहा जाता है। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं थी शिल्प सौष्ठव, सुदृढ़ता, अलंकृत पत्ती, सुरक्षा, उपयोगिता, विशालता और विषयों की विविधता आदि। मुगल सत्ता के साथ समागम के पश्चात राजस्थानी स्थापत्य में तुर्की और मुगल प्रभाव से नई शैली का विकास हुआ जिसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा जाता है। दोस्तों, जैसे जैसे मुगल सत्ता स्थापित होती गई राजस्थान में, तो वैसे वैसे यहाँ की स्थापत्य शैली में परिवर्तन होता गया और यह मिश्रित शैली का निर्माण हुआ जिसे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली कहा जाता है। फिर देखते हैं दुर्ग स्थापन। राजस्थान राजाओं का स्थान रहा है जहाँ राजा हो या सामंत दुर्ग निर्माण को आवश्यक मानते थे। दुर्गों का निर्माण निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण के लिए और आक्रमण के समय जनता, पशु तथा संपत्ति के संरक्षण हेतु किया जाता था। अधिकांश दुर्गों का निर्माण सामरिक महत्व के स्थानों पर किया गया ताकि आक्रमणकारियों ने प्रदेश की सुरक्षा हो तथा व्यापारिक मार्ग सुरक्षित रह सके। बिल्कुल मित्रों, सामरिक महत्व के दुर्ग ज़्यादातर हुए हैं, जैसे चित्तौड़ का किला हो गया, रणथंभौर हो गया, जालौर का किला हो गया, जोधपुर। इस प्रकार ज़्यादातर दुर्ग सामरिक महत्व के हैं क्योंकि जो यहाँ के शासक थे वो ये सोचते तो यदि ऐसे दुर्ग बनाएंगे तो जितने भी विदेशी आक्रांता हैं हम उनसे सुरक्षित रह पाएंगे और जनता को भी सुरक्षित कर लेंगे। दुर्ग निर्माण ऊंची और चौड़ी पहाड़ियों पर किया जाता था जहाँ कृषि और सिंचाई के साधन उपलब्ध रहते थे। दुर्गों की प्रमुख विशेषताएं थी सुदृढ़ प्राचीरें। प्राचीर का मतलब दीवार से, विशाल परकोटा जो चारों ओर चबूतरा टाइप बना होता था, इससे परकोटा बोलते थे। अभेद्य बुर्जे। बुर्जे मित्रों जो सैनिकों को खड़े रहने के लिए जगह होती थी, बुर्ज बनी होती थी जगह जगह दुर्ग के चारों ओर। दुर्ग के चारों ओर गहरी नहर या खाई, दुर्ग के भीतर शस्त्रागार की व्यवस्था।
शस्त्रागार सबसे महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि जैसे ही कोई हमलावर हमला करेगा तो शस्त्रों की ज़रूरत पड़ती थी। फिर जलाशय, पानी की व्यवस्था के लिए, मंदिर निर्माण, पानी की टंकी की व्यवस्था, अन्न भंडार की स्थापना और गुप्त प्रवेश द्वार रखा जाना। ये भी मित्रों बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि जैसे मान लो किसी बाहरी शासक का आक्रमण हुआ तो इसकी आवश्यकता होती थी। सुरंग निर्माण, राजप्रासाद और सैनिक विश्राम गृहों की व्यवस्था आदि। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग सबसे प्राचीन गृह दुर्ग है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया, जिसे महाराणा कुंभा ने द्वारों की श्रृंखला और बुर्जों के निर्माण से सुदृढ़ बनाया। महाराणा कुंभा ने इसकी मरम्मत करवाई। इसके बारे में प्रसिद्ध कथन है, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। इसका आशय ये है कि चित्तौड़गढ़ किला बहुत विशाल है और अन्य सभी दुर्ग इसके सामने बौने लगते हैं। कुंभा द्वारा ही कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। कुंभा कितने बड़े शासक हुए हैं, बहुत सारा निर्माण करवाया है। जो विशाल और ऊंची पहाड़ी पर सुदृढ़ द्वारों और प्राचीरों से सुरक्षित है। परमारों का जालोर दुर्ग, चौहानों का अजमेर में तारागढ़ किला, रणथंभौर किला और हाड़ाओं द्वारा निर्मित बूंदी का तारागढ़, राव जोधा का जोधपुर में मेहरानगढ़। फिर देखते हैं कछवाओं का जयपुर के पास आमेर का किला, नाहरगढ़ किला और जयगढ़ दुर्ग उत्कृष्ट गिरी दुर्ग है। परमारों का झालावाड़ के निकट गागरों दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। यहाँ मित्रों जो आहू और परवन नदियों का संगम होता है इस किले के किनारे हैं, गागरों दुर्ग के किनारे। महारावल जैसल देव का जैसलमेर दुर्ग पीले पत्थरों से निर्मित मरुस्थलीय दुर्ग है। बीकानेर का जूनागढ़ किला, भरतपुर का दुर्ग, ये लोहागढ़ किला बोलते हैं भरतपुर किले को, समतल मैदान पर निर्मित चौड़ी खाई से घिरा हुआ है। राजस्थान के अन्य प्रसिद्ध दुर्गों में मांडलगढ़, भीलवाड़ा, अचलगढ़ ये आबू हैं सिरोही के अंदर, रणथंभौर सभी माधोपुर, बयाना भरतपुर, सिवाना बाड़मेर और भटनेर हनुमानगढ़। दोस्तों जो भटनेर किला है हनुमानगढ़ का, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। फिर देखते राजप्रासाद या महल। राजस्थान में राजपूत राज्यों की स्थापना के साथ ही राजप्रासादों के निर्माण होने लगा था। राजप्रासाद या महल दो भागों में, एक था पुरुष कक्ष तथा दूसरा अंतःपुर या जनाना कक्ष में विभाजित होते थे। महलों में आवास कक्ष, शास्त्रागार, धान्य भंडार, रसोई घर, पूजा गृह आदि होते थे। सादगी, नीची छतें, पतली गैलरियाँ, छोटे छोटे कक्ष और ढलान महलों की प्रमुख विशेषताएं होती थी। मुगल राजपूत संबंधों के प्रभाव से महलों में फव्वारे, छोटे बाग, गुंबद, पतले खंभे, मेहराब आदि नई विधाओं का प्रयोग होने लगा। कुंभलगढ़ और चित्तौड़ के किले इनके महल थे सादगी के नमूने हैं, और उदयपुर के अमर सिंह के महल जग निवास और जग मंदिर। मित्रों जग निवास और जग मंदिर है, ये पिछोला झील के अंदर आते हैं। दोनों झील के बीचों बीच बने हुए। जब 1857 की क्रांति होती है और कोटा पर क्रांतिकारी आक्रमण कर देते हैं और कोटा पर कब्जा कर लेते हैं, तब यहाँ के जो शासक होते हैं मेवाड़ के राणा, अंग्रेज़ों को यहाँ पर ठहराते हैं और उनका बचाव करते हैं। जोधपुर के फूल महल, आमेर के दीवाने आम, दीवाने खास। मित्रों दीवाने आम और दीवाने खास दिल्ली में भी हैं, लाल किले के अंदर। दीवाने आम का आशय ये है कि यहाँ पर जो आम लोग होते थे, जैसे आम जनता, उनके लिए मीटिंग होती थी। जो शासक होते थे वो उनसे रूबरू होते थे, और दीवाने खास जो उनके खास मंत्रीगण होते थे राजा के, उनके साथ मीटिंग होती। बीकानेर के रंग महल, कर्ण महल, शीश महल, अनूप महल, कोटा और जैसलमेर के महलों में मुगल स्थापत्य का प्रभाव दिखाई पड़ता है। मंदिर स्थापत्य में राजस्थान में मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ प्राचीन काल से माना जाता है। 13वीं शताब्दी तक मंदिर स्थापत्य में शक्ति और शौर्य का रणकपुर के जैन मंदिर में दुर्ग स्थापत्य का प्रभाव है। फिर देखते हैं आगे।
इसी काल में जैन धर्म के मंदिर देलवाड़ा माउंट आबू में है। यहाँ पहला मंदिर विमल शाह द्वारा बनवाया गया। ये हमने पहले टॉपिक में पढ़ा था, राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। इस मंदिर में आदिनाथ की मूर्ति है जिनकी आंखों में हीरे लगे हुए हैं। दूसरा मंदिर है वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा बनवाया गया जिसमें नेमिनाथ जी की मूर्ति है। यह मंदिर दक्षिण कला की दृष्टि से अपूर्व है। चित्तौड़ का सूर्य मंदिर, बारडोली चित्तौड़गढ़ के शिव मंदिर, ये भी पूछा जाता है बारडोली का शिव मंदिर, चित्तौड़ में बारडोली, बड़े महत्व के हैं। डूंगरपुर के श्रीनाथ जी के मंदिर और उदयपुर के जगदीश मंदिर में हिंदू स्थापत्य की प्रधानता मिलती है। जगदीश मंदिर फेमस है उदयपुर का। जबकि जोधपुर के घनश्याम मंदिर, आमेर के जगत शिरोमणि मंदिर में मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो आपको सारे फैक्ट याद रखने हैं। फिर आगे देखते हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों के बचाव में श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा, द्वारकाधीश कांकरोली, मथुरेश जी कोटा और गोविंद देव जी जयपुर के मंदिरों का निर्माण राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया। मित्रों, जब 17वीं और 18वीं सदी में औरंगजेब का शासन होता है, जो 17वीं सदी के अंतिम में और 18वीं सदी के शुरुआत में, तब उनकी नीति होती है हिंदू मंदिरों को तोड़वाने की। जो राज सिंह जी होते हैं मेवाड़ के शासक, वो स्थापित करवाते हैं ये श्रीनाथ जी की मूर्ति नाथद्वारा में, द्वारकाधीश की कांकरोली में। और इस प्रकार अन्य शासक होते हैं जयपुर वाले, वो भी करवाते हैं, गोविंद देव जी की, सवाई जय सिंह इत्यादि। फिर आगे देखते हैं भवन स्थापत्य में हवेलियाँ। राजस्थान में भवन स्थापत्य का विकास हवेलियों के निर्माण से हुआ है। राजस्थान के अनेक नगरों में सेठ और सामंतों ने भव्य हवेलियों का निर्माण करवाया है। इनमें प्रमुख द्वार के अगल बगल कलात्मक बॉक्स, लंबी पोल, चौड़ा चौक और चौक के अगल बगल भव्य कमरे होते थे। जयपुर और शेखावटी क्षेत्र में रामगढ़, नवलगढ़, फतेहपुर, मुकुंदगढ़, मंडावा, पिलानी, यहाँ मित्रों हवेलियाँ हैं बहुत सारी। सरदार शहर, रतनगढ़, सुजानगढ़ में बनी हवेलियाँ भवन स्थापत्य का उत्कृष्टतम उदाहरण है। फिर आगे देखते हैं जैसलमेर में सालिम सिंह, नतमल और पटवों की हवेलियाँ। ये आपको तीनों हवेली दे दी और चौथी किसी और जगह की दे दी और पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी हवेली जैसलमेर में स्थित नहीं है, इसलिए तीनों हवेलियों का नाम आपको कंठस्थ होना चाहिए। पत्थर की जाली और नक्काशी के कारण विश्व में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसी प्रकार वंशी पत्थर से निर्मित करौली, कोटा, भरतपुर की हवेलियाँ अपनी कलात्मक संगत राशि की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं। फिर देखते हैं विजय स्तंभ या चित्तौड़गढ़ का किला है। जो चित्तौड़गढ़ फोर्ट है मित्रों, इसके अंदर बना हुआ है विजय स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने, जब मालवा के मोहम्मद खिलजी को पराजित करते हैं तो उनकी खुशी के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाते हैं। इनको कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है और मूर्ति कला का विश्वकोश भी कहते हैं इसको। महाराणा कुंभा द्वारा मालवा के सुल्तान पर विजय की स्मृति में बनवाया गया विजय स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है, भवन स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। 122 फीट इसकी ऊंचाई है, 9 मंजिला है और इसके अंदर जाने के लिए घुमावदार सीढ़ियाँ हैं दोस्तों, बहुत सुंदर है ये। अब जाके देखना, बहुत अच्छा है ये। हर मंजिल पर चारों ओर झरोके बने हुए तथा हिंदू देवताओं की मूर्तियों को प्रतिष्ठित किया गया है। फिर देखते हैं समाधियाँ या छतरियाँ। देश की रक्षा में प्राण न्यौछावर करने वाले शासकों, सामंतों, सेना नायकों की स्मृति में समाधियों पर छतरियाँ बनाई गई, जिन्हें देवड़ियाँ या देवल भी कहा गया। गेटौर की छतरियाँ जयपुर की, पहाड़ उदयपुर, जसवंतगढ़ जोधपुर, छत्रविलास बाग कोटा, बड़ा बाग जैसलमेर में बनी छतरियाँ भवन स्थापत्य और मंदिर स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। तो आपको याद रखनी कौन सी छतरियाँ कहाँ हैं। गेटौर की जयपुर में है, आड़ उदयपुर में, जसवंतगढ़ जोधपुर के अंदर। मित्रों, ये जसवंतगढ़, इसको मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। छत्रविलास बाग कोटा, बड़ा बाग जैसलमेर। वैसे दोस्तों, ये जो छतरियाँ हैं यहाँ पर जो राजा लोग होते थे उनको भी यहीं दफनाया जाता था।
उसके बाद में तो जो चित्रकला है ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। दोस्तों, टॉपिक समाप्त करने से पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें, व बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। दोस्तों, इसके अलावा जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे व्हाट्सएप इत्यादि, उनके स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। क्योंकि दोस्तों, यूट्यूब पर वैसे आपको बहुत सारे टीचर मिले होंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन इस प्रकार जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें हैं ये कक्षा 9 से 12 तक ये बहुत कम ही मिलती हैं। इसलिए मेरी सभी विद्यार्थियों से यही राय है, क्योंकि ऑथेंटिक पुस्तकें हैं और इन्हीं पुस्तकों का अध्ययन करें और ये पुस्तकें आपकी सफलता की गारंटी है। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।